जी, लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखने स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर 1 रूल 8। ऑर्डर 1 रूल 8 लिखने स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, wherever there are numerous person having the same interest in one suit, wherever there are numerous person having the same interest in one suit, जहां कहीं भी एक ही वाद में, इन्हें स्टार्ट कीजिए कश्मीरा। जहां कहीं भी एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले, बहुत से व्यक्ति हैं। पॉइंट नंबर ए लिखेंगे। देन पॉइंट नंबर ए, देन one or more person with the permission of court, then one or more person with the permission of court may be sued or can sue or may defend such suit on behalf of for the benefit of all the persons who are interested, हिंदी में लिखिए। तो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे। या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा, मतलब केस ऐसे भी हो सकता है, लोकेश एंड अदर्स वर्सेस जिसके खिलाफ आप लेके आ रहे हो, या फिर मतलब रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, प्रतिनिधित्व योग्यता में आप वादी भी बन सकते हो और प्रतिवादी भी बन सकते हो। मतलब आप प्लेंटिफ भी बन सकते हो और डिफेंडेंट भी बन सकते हो। ये बात क्लियर है? पहली बात ही सुनी, ये इज इट क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, बी पॉइंट लिखिए। न्यायालय ये भी निर्देश दे सकेगा कि प्रत्येक हितबद्ध व्यक्ति की ओर से या उनके फायदे के लिए एक या एक से अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे। The court may also direct that for one or
for one or more of such persons may sue or may defend for the benefit of for the benefit of all interested persons all interested person. लिखिए, इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सब रूल 2 लिखेंगे, सेकंड रूल में लिखना स्टार्ट कीजिए। न्यायालय ये भी निर्देश दे सकता है कि कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट न्यायालय ये भी निर्देश दे सकता है कि जहां व्यक्तिगत तामील करवाना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है, वहां लोक विज्ञापन द्वारा तामील करवाई जाएगी, और ये समस्त खर्चा वादी द्वारा व्यय होगा, ठीक है। लिखिए, कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट where due to the numbers of person personal service is not reasonably practicable, then on the cost given by plaintiff, public advertisement may be direct. ठीक है। रूल नंबर 3 में लिखिए, सब रूल तीसरा सब रूल लिखिए, उपनियम 3 होगा, ठीक है ना, उसमें लिखते चलिए। Any party may apply to the court to made himself a party under representative suit. इसमें लिखिए, कोई भी व्यक्ति स्वयं को पक्षकार बनाने के लिए, प्रतिनिधित्ववाद में पक्षकार बनाने के लिए, कोई पक्षकार, क्या लिखा है मैंने, कोई भी व्यक्ति स्वयं को प्रतिनिधित्ववाद में स्वयं को पक्षकार बनाने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। उपनियम 4 सब रूल 4 लिखिए इसमें, नो पार्टी हु इज इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, कोई भी पक्षकार जो कि प्रतिनिधित्व हैसियत में है, नो पार्टी हु इज इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी कैन डू फॉलोइंग
कोई भी पक्षकार जो प्रतिनिधित्व हैसियत में है वो निम्न कार्य नहीं कर सकता, वो निम्न कार्य नहीं कर सकता बिना न्यायालय की अनुज्ञा के, बिना न्यायालय की अनुज्ञा के निम्न कार्य नहीं कर सकता बिना न्यायालय की अनुज्ञा के। क्या लिखा है इंग्लिश मीडियम में? कैन नॉट डू फॉलोइंग, इसलिए ऐसे लिखिए कैन नॉट डू फॉलोइंग्स विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, कैन नॉट डू फॉलोइंग्स विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, कैन नॉट डू फॉलोइंग्स विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, दावे के किसी भाग का परित्याग नहीं कर सकता, दावे के किसी भाग का परित्याग नहीं कर सकता। कैनॉट, कैनॉट अबेंडन, कैनॉट अबेंडन, कैनॉट अबेंडन एनी क्लेम अंडर द सूट, कैनॉट अबेंडन एनी क्लेम अंडर द सूट, कैनॉट अबेंडन एनी क्लेम अंडर द सूट, दावे के किसी भाग का परित्याग नहीं कर सकता। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, आदेश 23 नियम 1, आदेश 23 नियम 1 उपनियम 3 के अधीन, आदेश 23 नियम 1 उपनियम 3 के अधीन ऐसे वाद का प्रत्याहरण नहीं कर सकता, ऐसे वाद का प्रत्याहरण नहीं कर सकता, ऐसे वाद का प्रत्याहरण नहीं कर सकता, ऐसे वाद का प्रत्याहरण नहीं कर सकता। अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3, अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3, अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3, he cannot withdrawn, he cannot withdrawn suit, he cannot withdrawn suit, he cannot withdrawn suit। थर्ड पॉइंट लिखिए, आदेश 23 नियम 3 के तहत अंडर ऑर्डर 23 रूल 3, अंडर ऑर्डर 23 रूल 3, आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत किसी भी वाद में, किसी भी वाद में कोई करार, कोई करार समझौता या तुष्टि, कोई करार समझौता या तुष्टि नहीं कर सकता, कोई करार समझौता या तुष्टि नहीं कर सकता। अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 he cannot do any agreement compromise or satisfaction, he cannot do any agreement compromise or satisfaction unless जब तक कि समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को, समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को, जब तक कि समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को वादी के खर्चे पर सूचना ना दी जाए, समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को वादी के खर्चे पर सूचना ना दी जाए, वादी के खर्चे पर सूचना ना दी जाए। unless court has given, unless court has given notice to the all interested parties, notice to the all interested parties on the expense of plaintiff, on the expense of plaintiff, on the expense of plaintiff। समझ में आया क्या क्या नहीं हो सकता है? बिना कोर्ट की अनुज्ञा के, बिना न्यायालय की अनुज्ञा के, विदाउट कोर्ट परमिशन ये सब काम नहीं हो सकते। ठीक है सर, किसी भी भाग को नहीं छोड़ सकते आप अगर आप प्रतिनिधित्व कैपेसिटी में हो तो। उपनियम 4 इंपॉर्टेंट है, सब रूल 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 1 रूल 8 सब रूल 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उपनियम 5, उपनियम 5 if any person who is in representative capacity, यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व हैसियत में है तो, यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व हैसियत में है तो, if any person who is in representative capacity in a suit, यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व हैसियत में है किसी वाद के अंतर्गत तो, प्रतिनिधित्व हैसियत में है किसी वाद के अंतर्गत तो यदि वह व्यक्ति सम्यक तत्परता से कार्रवाई नहीं करता, यदि वह व्यक्ति सम्यक तत्परता से कार्य नहीं करता, इफ ही डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलिजेंस, इफ ही डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलिजेंस, यदि वह व्यक्ति सम्यक तत्परता से कार्य नहीं करता, इफ
he does not work with due diligence, then कोर्ट में सब्स्टिट्यूट एनी अदर पर्सन, तो न्यायालय उस वाद में वैसा ही हित रखने वाले, देन कोर्ट में सब्स्टिट्यूट इन हिज प्लेस एनी सच पर्सन who having the same interest, तो न्यायालय वैसा ही हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर रख सकेगा। मान लीजिए लोकेश अच्छे से काम नहीं कर रहा, कल को मान लीजिए कश्मीरा बोलते हैं कि सर ये तो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये तो गांव भाग जाता है बार बार, तो सर प्लीज इसकी जगह किसको लिया जाए, मुझे बनाया जाए। ठीक है ना, राकेश कहते हैं या फिर ये हेमराज कहते हैं कि सर मेरे को बनाया जाए, ये तो काम तो भाग जाता है बार बार। कोर्ट में जाके फिर इसकी जगह कौन आ जाएगा, अगर सम्यक तत्परता ड्यू डिलिजेंसली अगर आपने काम नहीं किया तो। समझ में आई बात? इसके भी प्रावधान है। छठा पॉइंट लिखिए, एनी डिक्री passed in such suit shall be binding on all the persons. Any decree passed in such suit shall be binding on all the persons. यदि कोई भी डिक्री पारित की जाती है तो वो समस्त पक्षकारों पर आबद्धकारी होगी। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सर यही क्या लगाएगी, ये जो नियम लिखा है ना, उपनियम 6, यही क्या लगाता है अल्टीमेटली? रेस जुडिकेटा लगाता है। क्या लगाता है? रेस जुडिकेटा। कल को मान लीजिए आपका केस हो गया यहाँ पे डिसमिस, आप सर केस हार चुके हो, ठीक है, फिर वो चला गया हेमराज अपना, अब हेमराज जाके वापस 10 लोगों को जोड़ के सूट फाइल करता है मान लीजिए, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा सर? रेस जुडिकेटा। इस पे क्या लग जाएगा? इसके ऊपर रेस जुडिकेटा लागू होगा। ये बात क्लियर है ना? इसका स्पष्टीकरण पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्पष्टीकरण है। आपको पूरा कंसेप्ट चलना है, जो रिप्रेजेंटेटिव सूट का जो पूरा कंसेप्ट है, प्रतिनिधित्ववाद का जो पूरा कंसेप्ट है, वो कहां से आता है सर? जी सर, वो चीज आती है इस स्पष्टीकरण से, एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखिए, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द रिप्रेजेंटेटिव सूट। एक्सप्लेनेशन में लिखना, it is not necessary for the representative suit that all the interested person having same course of action here the person must be affected by a similar interest, Here the person must be affected by similar क्या है सर? इंटरेस्ट। लिखिए, ये आवश्यक नहीं है कि, ये साबित करना आवश्यक नहीं है कि, इसलिए ये साबित करना आवश्यक नहीं है कि समस्त पक्षकारों का वाद हेतुक समान हो, परंतु प्रतिनिधित्ववाद के लिए जो विषय वस्तु आवश्यक है, वह यह है कि समस्त व्यक्तियों
समस्त व्यक्तियों का समान हित हो, समान हित हो अर्थात समान हितबद्ध हो, समान हित हो अर्थात समान हितबद्ध हो, समान हितबद्ध हो। डन सर? तो रिप्रेजेंटेटिव सूट अगर देखिए, मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव सूट अगर आया है 3 नंबर में, तो आपको इसी चीज को लिखना है। और फिर क्या करना है सर? अब आप कहोगे सर 3 नंबर में इतनी जगह थोड़ी होगी जितना आपने लिखवा दिया है, वहां पे आपको समरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे ऊपर बस हेडिंग डाल रहे हैं ऑर्डर 1 रूल 8, और उसको फिर समरी फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्या होता है, रूल नंबर 2 क्या है एक लाइन में, रूल नंबर 3 क्या है एक लाइन में, रूल नंबर 4 क्या है एक लाइन में, सब रूल उपनियम 1 2 3 4 क्या है, सब रूल 2 3 4 5 6 क्या है, एक एक लाइन में हल्का हल्का समझाओ। समरी फॉर्म में भी ध्यान से लिखना सीखो। एग्जाम में तो टाइम थोड़ी होता है इतना सारा लिखने का, लेकिन वहां पे आपको समरी रूल लिखना पड़ेगा और लास्ट में 2 लाइन भी छोड़नी पड़ेगी, 2 लाइन छोड़नी पड़ेगी बाकी प्रावधान भी लिखने के लिए, कि और भी प्रावधान दिए हुए जो कि रिप्रेजेंटेटिव सूट से प्रतिनिधित्ववाद से संबंधित है। कहाँ पे? ऑर्डर 7 रूल 4 में है, सेक्शन जो अपना सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6 है, ऑर्डर 23 रूल 3 बी है। आप बस हल्का हल्का पासिंग रेफरेंस दे दीजिए उनका, अच्छे नंबर ऐसे आते हैं आपके पास। देखिए आपके पास लिखने का अगर भरपूर कंटेंट है ना, तो पेपर के आप विजेता हो। क्या होता है ना, बच्चों को कॉपी दी गई, एक आप हो जो ताबड़तोड़ तरीके से जी जान से लिख रहे हो। आप तो सोच रहे हो कि मेरे पास इतना कंटेंट है और कॉपी इतनी सी दी है इन्होंने, आप मनी मन उनको गुस्सा भी कर रहे हो और आप आंसर को भरपूर भी लिख रहे हो। देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता आपका। उतनी से स्पेस में अगर आप बहुत एग्जॉस्टिव आंसर लिख के आ रहे हो ना, वो से कहते हैं ना कि वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी, ये कर दी, हाँ कर दी वर्ड लिमिट एक्सीड। वो से कह रहे हैं ना कि वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी, हाँ होन दो वर्ड लिमिट एक्सीड। भरी भरी कॉपी अच्छी लगती है। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन उनकी एक आदत खराब है। पेपर लिखते टाइम वो क्या करते हैं, जब पेपर्स लिखने स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत बहुत लिमिटेड लिख के आते हैं। तो कभी इंटरव्यू में इतने नंबर कम पड़ जाते हैं, कभी मेंस में पास होने में इतने नंबर कम पड़ जाते हैं। मुझसे हमेशा समझाता हूँ जो मेरा दोस्त है उन्हें, कि आप कभी भी अगर पूरी कॉपी भर के आ जाओगे ना, जितना स्पेस दिया है उसमें सब में लिख के आते, तू जज बन जाएगा भाई। मैं हमेशा उससे एक बात कहता हूँ। लेकिन कॉपी पूरी वही भर के आ सकता है जिसने उस स्तर की तैयारी करी हो। जिसने क्या करी हो, उस स्तर की, उस लेवल की प्रिपरेशन करी हो। अरे जज सबको बनना है, पर मेहनत सबसे होती है क्या? सबसे मेहनत हो पाती है क्या? सब क्या चाहते हैं? सब चाहते हैं आरजेएस की गाड़ी की एक पट्टी लगाए, घूमे, गांव में जाए तो टोरा हुआ लगा अपना। लेकिन मेहनत हो पाएगी बेटा? 1 1.5 साल की बात है, मेरे पास 1 1.5 साल पढ़ लो तुम। टेस्ट वेस्ट तो मैं दिला दिला के तुमको बिल्कुल गधे से घोड़ा बना दूंगा। देखिए 2 जानवर हैं ये, गधे और घोड़े। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ गधे से घोड़ा बना दूंगा? अभी आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं उस हार्डवर्क का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। घोड़ा क्या होता है ना, जो जितना भी काम करता है उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होता है घोड़ा। समझ में आई बात? अभी मुझे गधा बहुत पसंद है। कभी आपने गधे को देखा है प्यार से? वो कितना मासूम से शकल है गधे की। एक कहानी है हमारे उधर कि एक गधा था। हमारे उधर एक कहानी प्रचलित है जहां से मैं हूं, कि गधा अपनी फीमेल पार्टनर्स को बहुत प्यार प्यार करता है। ये कहानी मुझे भी ऐसे सुनने में आई थी, लेकिन ये कहानी को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। हमारे घर के पास में ट्रेन पटरी है, जो कोटा उदयपुर वाला जो ट्रैक है वो घर के पास में ही है। तो वहाँ पे ग्राउंड था क्रिकेट का, हम खेलने जाया करते थे। तो एक मालगाड़ी आई और एक फीमेल डंकी होगी, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, वो फीमेल डंकी की क्या हो गई, डेथ। और हम भी सब दुखी कि यार ऐसे कैसे हो गया, लेकिन हम जब गए थे तो ऑलरेडी हो ही चुकी थी, तो हम बताते कैसे। फिर हम अपना क्रिकेट वगैरह खेलने लग गए। बचपन की बात है, काफी छोटा था मैं उस टाइम, 10 12 साल का ही हुआ। एक और गाड़ी आई, एक एक्सप्रेस निकली। जो गधा था ना, वो क्या कर रहा था, चलती ट्रेन को लात मारा था पीछे से उचक उचक के। गधे लात मारते ना, ऐसे उल्टे खड़े होकर लात मारते ट्रेन को। ट्रेन ने उसको खींच ही लिया पूरा, और हम उसके पत्थर मारे कि भाई इसके मत कर, ऐसे मत कर, लेकिन उसको नहीं समझ में आती। तो ही वॉज अ वेरी लॉयल पार्टनर। उसका भी अंत वही हुआ।
मतलब वो ट्रेन को लात मारा था, इसने ऐसा क्यों किया? हाँ, वो भी उसी के साथ चला गया। हाँ, जो भी था वो गुस्सा दिखाना चाहता था ट्रेन को अपना। इट वॉज वेरी सैड स्टोरी, बट ठीक है। हाँ, अब जो था वो उसका तो गेम ओवर हो गया ना इस चक्कर में। अब थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। देखिए, मैं आपको समझाना बहुत कुछ चाहता हूँ, और ये फाउंडेशन बैच भी है, आज 41वां लेक्चर है। मेरे को अगर कोई ऐसे कहना कि सर सीपीसी खत्म करना है 20 दिन में, मैं 20 दिन में नहीं 15 दिन में पूरा सीपीसी खत्म कर दूंगा। लेकिन वो क्वालिटी से क्या होता है फिर? कॉम्प्रोमाइज। और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज है तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अब आप लिखिए सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 6। सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 6। क्या बोल रहा है डायरेक्ट? वो बोल रहा है वेर एनी पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट, लिटिगेट बोनाफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट। अब कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है इसमें कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बात हो रही है, प्रतिनिधित्ववाद की या प्रतिनिधित्व हैसियत में बात की जा रही है। लेकिन जब आप पढ़ोगे किसके बारे में? पब्लिक राइट और ए प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन ए कॉमन, जहां पे लिखा है ना क्लेम्ड इन कॉमन, अरे डायरेक्ट निकालिए और पढ़िए एक बार सेक्शन 11 को, 11 का स्पष्टीकरण। लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है क्लेम्ड इन कॉमन। हिंदी में क्या लिखा हुआ है शब्द को? हिंदी में शब्द को लिखा हुआ है अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यता दावा करते हैं। लिखा हुआ है सामान्यता दावा करते हैं, अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यता दावा। क्लेम्ड इन कॉमन। तो इस चीज से क्या पता लगता है हमें कि किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव सूट। किसकी बात कर रहा है? प्रतिनिधित्ववाद की बात कर रहा है ये। इज टॉकिंग अबाउट प्रतिनिधित्ववाद या रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात कर रहा है, क्योंकि क्लेम्ड इन कॉमन तो उसी में होता है सर। और आपने भी पढ़ा है अभी सब रूल 6 पढ़ा है ना हमने, ऑर्डर 1 रूल 8 सब रूल 6 के अंदर 6 सब रूल 6 में लिखा है ना कि सब पे क्या होगा? आबद्ध होगा, सब पे बाउंड होगा, हर पार्टी के ऊपर उस हिसाब से लागू होगा। तो मतलब हम समझ गए कि साहब अगर कल को अगर ये प्रोविजन नहीं भी होता, कल को एक्सप्लेनेशन 6 भी नहीं होता, कल को स्पष्टीकरण 6 नहीं होता, सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन कल को नहीं होता, तो भी लगता नहीं लगता? तो एक्सप्लेनेशन 6 की जरूरत थी नहीं वैसे, ठीक है? अरे क्योंकि सब रूल 6 में भी तो यही बात लिखी है, वास्तविकता में जरूरत थी कैसे कभी? अरे ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है अपने सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 6 के अंदर। और कल को अगर ये नहीं भी होती तो भी ये बात यहां तो लिखी थी ना, तो भी काम चल ही जाता। लेकिन फिर भी इन्होंने बनाया है तो उसको भी लिखना है। बात समझ में आ गई ना? आप लोग को उस तरह से देखिए कि आप एक लॉ मेकर है, आप चाहते हैं कि आप कानून बनाएं, और कानून बनाएं तो ऐसे बनाएं कि उसमें कुछ मिस्टेक ना रहे। वैसे वहां नहीं था तो फिर भी यहाँ तो था ही ना, यहाँ तो प्रावधान दिया ही उसने। सब रूल 6 के अंदर लिख रहा है ना सब पे आबद्ध होगा, तो मतलब रेस जुडिकेटा की बात की जा रही है वहां पे, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात तो। पूर्व न्याय के सिद्धांत की बात की जा रही है ऑर्डर 8 रूल 8 ऑर्डर 1 रूल 8 सब रूल 6 के अंदर, उपनियम 6 के अंदर समान बात की जा रही है, सेम बात की जा रही है। और तुमको ये बात जान के खुशी होगी कि इन्होंने भी एक्स्ट्रा प्रोविजन बना दिया उस चीज का। चलिए लिखिए, लिखिए इसमें जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं, अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं, अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं,
वहां ऐसे अधिकार से हितबद्ध व्यक्ति, वहां ऐसे अधिकार से हितबद्ध, वहां ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्ति, वहां ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्ति के बारे में ये समझा जाएगा, वहां सभी व्यक्ति के बारे में ये समझा जाएगा कि वे ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से, कि वह ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं, व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं, व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं। मतलब ये मान लिया जाएगा कि लोकेश जो आपके बिहाफ पे केस को इसने फाइल किया था, उसके बिहाफ पे आपको जो व्युत्पन्न अधिकार हुआ है, जो डिराइव कर दिया, आपने क्या कर दिया, अपना जो हक था केस फाइल करने का, वो आपने किसको दे दिया, लोकेश को। अब लोकेश के बिहाफ पर ही क्या हो रहा है सर, अब लोकेश के बिहाफ पर ही क्या हो रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा, जहां भी लिखा है ना, ये माना जाएगा कि आप भी लोकेश के बिहाफ पर ही दावा करते हैं। व्युत्पन्न अधिकार है ना लोकेश के पास में, उस पर आप भी दावा करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, wherever any person claimed in common for themselves and other, claimed in common for themselves and other, claimed in common for themselves and other, all person interested in such right shall be deemed as litigating under the same person, shall be claimed as litigating under same person। अब सर यहाँ पे दो राइट की बात की जा रही है, आपको एक देखिए, अब एक्सप्लेनेशन नंबर में एक और चीज लिखी है, तो क्या लिखा है सर, एक क्या लिखा है, पब्लिक राइट, और एक क्या लिखा है, अरे पब्लिक राइट तो समझ में आ जाता है आपको, पब्लिक राइट तो समझ में आ गया कि भैया आपने क्या किया था, गांव के बाहर फैक्ट्री लगाई थी, तो आपने क्या लगाई थी, एक PIL लगाई थी। अरे मेरा गांव है, गांव के बाहर में एक फैक्ट्री बन गई है, तो ये सब में क्या आपने क्या लगाई है, एक PIL लगाई है। लेकिन प्राइवेट राइट से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट राइट। अरे हिंदी में क्या लिखा हुआ है इसको, हिंदी में इसको लिखा हुआ है लोक अधिकार या प्राइवेट अधिकार, क्या लिखा हुआ है ना लोक अधिकार, 6 के अंदर ही पढ़ेंगे आप, अरे ब्रैकेट में लिखा है ना लोक अधिकार और प्राइवेट अधिकार, दो शब्द भी लिखे हुए। लोक अधिकार मतलब समझ गए कि भैया गांव तो है पूरा, गांव में फैक्ट्री लग गई है, तो सब गांव वालों ने मिलकर क्या लगा दी है। लेकिन प्राइवेट अधिकार में कैसे होगा सर ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। यस, दरियाओं करों वाला केस याद है, नहीं याद है। अब सर कितने सारी पार्टीज भी हो सकती है, दरियाओं कौर का बेटा भी मांग रहा हो, क्या पता शोधान सिंह का बेटा पोता सब मांग रहे हो एक ही साथ राइट दरियाओं कवर से। हो सकता है ना कि दरियाओं कवर उस केस में शोधान सिंह के साथ तो मांग ही रही है, लेकिन शोधान सिंह के जो बच्चे हैं या उस शोधान सिंह के जो फादर है उन वो जो जिंदा है उनसे भी मांग रही हो, या शोधान सिंह के जो बेटे हैं उनसे भी मांग रही हो सकता है, नहीं हो सकता है। कल को अगर शोधान सिंह केस हार जाता है, कल को इसका गेम ओवर हो जाता है, सुनना बात, कल को अगर इसका गेम ओवर हो जाता है तो फिर ये थोड़ी ना कि शोधान सिंह के फादर या शोधान सिंह का बेटा भी केस फाइल कर सकता है। प्राइवेट राइट हुआ ना, तो एक तरह से प्राइवेट, हाँ प्राइवेट अधिकार हुआ नहीं हुआ, बस समझ में आई। कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकेटा पब्लिक के साथ तो लगता ही है, प्लस प्राइवेट भी लगता है। अरे शोधान सिंह भी तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हो सकता है,
प्रतिनिधित्व की हैसियत में शोधान सिंह भी तो हो सकता है। बात समझ में आई? ये क्लियर है बहुत ये पॉइंट? पब्लिक राइट और प्राइवेट से क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे? एक बार एक्सपीरियंस 6 पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, हम आगे चलते हैं। आसान है सब कुछ, और क्या? तुमने दरियाओं को और समझ लिया तो फिर तो सब कुछ ही आसान है। स्पष्टीकरण 6 पढ़ना है बेटा, सेक्शन 11 में स्पष्टीकरण 6 पढ़ना है। निशांत, तुम उसकी हेल्प तो करते नहीं हो, परेशान और करते हो उसे। फिर निशांत वकालत ही करनी है क्या बेटा? जज बनना है, वकालत करनी है? जज बनना सबको है, मेहनत भी तो होती चाहिए ना। यू हैव टू पुट योर ऑल द एफर्ट्स टुवर्ड्स बिकमिंग ए जज। फोकस कंसंट्रेशन पीछे तुम्हारा कम रहता तो तुम आगे बैठो आगे। अगर पीछे फोकस कम रह रहा है, पीछे अगर आपका उतना वो नहीं है, फोकस नहीं है, तो आप आगे आके बैठिए। लेकिन प्लीज क्लास में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि फोकस की एक से लाइन शब्द 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 से आप मेरी बात आपके सीधे दिमाग में जा रही है। और तुम 2 दिन आगे आगे बैठे कश्मीरा, फिर वापस पीछे चले गए। बंद है। ठीक है, एक दिन आएगा जब मैं आपसे कहना ही छोड़ दूंगा, आप लोगों से जो नहीं सुनते। समझ में आएगी बात? बताइए। देखिए, अब अगर आप समझेंगे तो आप कहोगे सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में तो क्या लगती है, रिट लगती है। लगती नहीं लगती? कल को आप क्या कहेंगे, सर पीआईएल तो रिट है। आप कह रहे हो पब्लिक राइट है, तो पब्लिक राइट तो क्या है सर, रिट ही है। जी हाँ, आप समझिए बात। देखिए रिट्स के ऊपर भी क्या लग रहा है, रेस जुडिकेटा लागू हो रहा है। और यहां से पता लगता है मैं एक्सप्लेनेशन 6 से कि सर रिट्स पे भी क्या लगता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 6 जो है वो ये क्या बोलता है, पब्लिक राइट के बारे में। और पब्लिक राइट तो तभी आएगा ना सर, लोक अधिकार तो तभी आएगा जब कोई पीआईएल है। लोक अधिकार तो तभी आएगा, मतलब लोक अधिकार में भी क्या लगा रहा है ये, रेस जुडिकेटा। तुमको यहां से पता चल रहा है इस प्रावधान से कि रिट्स के ऊपर भी क्या लग रहा है, रेस जुडिकेटा। और ये डायरेक्ट को जब आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि जहां पे इसने पब्लिक राइट का जिक्र किया है, तो पब्लिक राइट लोक अधिकार जो होता है वो पीआईएल ही होता है एक तरह से। जनहित याचिका जिसको हम कहते हैं हिंदी में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक लाइन और कर लीजिए। इसमें लिखिए स्पष्टीकरण 6 के अंतर्गत, स्पष्टीकरण 6 के अंतर्गत हम ये स्पष्टीकरण 6 के अंतर्गत हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अंडर एक्सप्लेनेशन 6 वी टेक इन्फ्रेंस दैट अंडर एक्सप्लेनेशन 6 वी टेक इन्फ्रेंस दैट स्पष्टीकरण 6 के अंतर्गत हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोक अधिकार के मामलों में 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 भी पूर्व क्रिया का सिद्धांत लागू होता है। इन केस ऑफ पब्लिक राइट the principle of res judicata would apply. In case of public right, the principle of res judicata would apply. In case of public right, the principle of res judicata would apply. As
as public right referred to the petitions which involves the larger interest of society. यहाँ लोक अधिकार से तात्पर्य है कि लोक अधिकार से तात्पर्य है कि समाज में बड़े हित रखने वाले वह विषय वस्तु जहां जनहित याचिका लगाई जाती है, वह विषय वस्तु जहां जनहित याचिका लगाई जाती है, क्या लिखवा है इंग्लिश में? which involve larger interest of society such as public interest litigation. इसी पॉइंट को इस केस में कहा गया, केस का नाम लिखिए, केस का नाम लिखिए फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस प्रभात मंडल रजिस्टर्ड 1985 का जजमेंट है। लिखिए नाम, लिखिए। मैं दिखा देता हूं आपको एक जजमेंट। फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन वर्सेस प्रभात मंडल। देखिए पब्लिक राइट क्या होता है उसको बताया गया इन्होंने एक्सप्लेनेशन 91 के अंदर। द वर्ड पब्लिक राइट हैव बीन एडेड इन द एक्सप्लेनेशन 6 सेक्शन 91 of the new section 91 of CPC to prevent the multiplicity of the litigation in the public right. In view of the section 6, it cannot be disputed. Section applies to the, ये देखो यहां से पढ़िए इसको पढ़िए यहां से यहां तक एक बार। In view of explanation 6, it cannot be disputed that section 11 applies to the public interest litigation as well as, but it must be proved by the previous litigation was in the public interest litigation. मतलब ये कहना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है सर, ये सुनिएगा एक बार आप। ये बताना चाह रहा है कि आप ये इस बात में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, कि जो सेक्शन 11 है
वो अप्लाई होता है। जो एक्सप्रेशन 6 है सेक्शन 11 का, वो अप्लाई होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसके साथ वो उन पे भी अप्लाई होता है जहां पे प्रीवियस कोई भी लिटिगेशन, कोई भी पूर्व में कोई मुकदमेबाजी अगर की गई थी जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था। इसमें क्या था सर? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था। तो मतलब इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय द प्राइवेट ग्रीवेंस, इट हैज टू बी बोनाफाइड लिटिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉमन और एग्रीडेटेड कॉमन। समझ में आई ये बात? ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इस पॉइंट में बोला गया कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामले में भी ये रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। ये पीआईएल के मामले में भी लगता है। एक लाइन लिख दीजिए, रेस जुडिकेटा जनहित, लिखिए, पूर्व न्याय का सिद्धांत जनहित याचिका में भी लागू होता है। हेलो जी जी। सर अभी नहीं सर, अभी तो मैं क्लास में हूँ, मैं आपको एक बार क्लास से फ्री होकर फोन करता हूँ, ठीक है? ओके देन लिखिए इसमें पूर्ण न्याय का सिद्धांत जनहित याचिका में भी लागू होता है। जनहित याचिका में भी लागू होता है। हेलो गुड मॉर्निंग। अभी मैम मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद फोन करता हूँ 11:30 के बाद, ठीक है? लिखिए, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा वुड आल्सो अप्लाई इन, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा वुड आल्सो अप्लाई इन। एक पियोन के लिए बोला हुआ है, उसको मैंने, कहाँ गया वो अमित? उसने बोले सर आएगा वो पियोन, उसको फोन वोन देके बैठूं मैं क्लास में, डिस्टर्ब करता रहती क्लास। The principle of res judicata would also apply in cases of public interest litigation. Would also apply in public interest litigation. भाई 2-3 नंबर और है पियोन के, वो नहीं आया तो फिर मैं किसी और को हायर करूंगा। यहाँ दिक्कत आ रही है मुझे, क्लास डिस्टर्ब होती है ना तो मेरा फ्लो बिगड़ जाता है। केस का नाम लिखिए, गुलाम सरवार। गुलाम सरवार बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। गुलाम सरवार में अब आपसे सोच लिया मैंने, केसेस के नाम कैपिटल में लिखूंगा, तुम लोगों को समझ में नहीं आता ना, अब हर टाइम कैपिटल में नाम लिखूंगा। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर भाई मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1966 सुप्रीम कोर्ट। आपको समझ में आएगा सब कुछ? और डब्ल्यू तो नहीं लगेगा? लिखिए, लिखिए, निर्णय प्रतिपादित किया, निर्णय प्रतिपादित किया, माननीय, 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 माननीय न्यायमूर्ति के सुब्बा राव द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति के सुब्बा राव द्वारा। द जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के सुब्बा राव, के सुब्बा राव, के सुब्बा राव, के सुब्बा राव। क्या लिखा है मैंने? नहीं, उसके पहले क्या लिखा है? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नहीं, ऑनरेबल मिस्टर चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, ही वो चीफ जस्टिस। क्या लिखा है मैंने हिंदी में? माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, ही वो चीफ जस्टिस एट द टाइम, मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के सुब्बा राव द्वारा, ठीक है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, इसमें लिखिए, बहुत सारे प्री में मिलेगी आपको ये सेम चीज। लिखिए, रेस जुडिकेटा वुड नॉट अप्लाई अपॉन हेबियस कॉर्पस, ये लैंडमार्क जजमेंट है इसका 1966 का। रेस जुडिकेटा वुड नॉट अप्लाई ऑन हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होता है।
नहीं लागू होता है। ठीक है, अब बचा क्या है, ऑर्डर 23। ऑर्डर 23 को ऑर्डर 23 के साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जब ऑर्डर 23 पढ़ाऊंगा तब उसको उसके साथ ही पढ़ा दूंगा। डन डन ना डन। 7 का 4 को 7 के 4 के साथ पढ़ा देंगे यार, लिख दो तुम प्रोविजन, और क्या। और वैसे भी 23 को जो पढ़ाना था वो तो लिखवा ही दिया मैंने उसमें, लिखवाया नहीं लिखवाया। ऑर्डर 23 रूल 3 के अंदर ये नहीं कर सकता, ऑर्डर 23 रूल 3B के अंदर ये नहीं कर सकता, लिखवाया ना। उसको 23 भी, अरे इसके बाद भी 23 और 7 पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। दो ये चीज है, उसको 7 के साथ ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तुम चाहो तो जगह छोड़ देना उसकी हेडिंग नोट करने के लिए कि ऑर्डर 7 रूल 4 की हेडिंग ये है, ऑर्डर 23 रूल 3B की हेडिंग ये है। जगह छोड़ दीजिए हेडिंग नोट करने के लिए अपने नोट्स में ही, ताकि तुमको पढ़ो तो सारे एक साथ ही पढ़ो, ठीक है ना। हेडिंग लिख के छोड़ देना, ताकि रिप्रेजेंटेटिव सूट का आंसर तुम्हारा क्या हो जाए, कंप्लीट, एग्जॉस्टिव, संपूर्ण। बात समझ में आ गई, समझदार बच्चे हो तुम सारे। लिखिए, will residue ticket, क्वेश्चन बना के लिखिए, will residue ticket apply upon interim order in the same suit, will residue ticket apply upon interim order in the same suit। क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत, क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत, क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत उसी वाद के अंतरिम आदेशों पर लागू होगा। क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत उसी वाद के अंतरिम आदेशों पर लागू होगा। क्या होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब फिर क्या होना चाहिए। कौन कह रहा है होगा, कौन कह रहा है नहीं होगा, कौन कह रहा है होगा। सवाल समझ में आया। पहले समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं मैं, लिखवाया वही सवाल है, लिखा नहीं। देखिए, मान लीजिए सूट चल रहा था ए वर्सेस बी। क्या चल रहा था, ए वर्सेस बी। प्लेंट समन रिटर्न स्टेटमेंट, प्लेंट समन रिटर्न स्टेटमेंट। कोर्ट ने यहां पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कर दिया है, विवादों का स्थिरीकरण कर दिया है। सर सेटल तो करने पड़ेंगे ना इशू, प्लेंट देके, रिटर्न स्टेटमेंट देके, वाद पत्र देके, लिखित कथन देके, कोर्ट क्या करेगा, सेटल कर देगा इश्यूज को सारे को। कोर्ट ने मान लीजिए 4 इशू सेटल किए पार्टीज के बीच में। कितने इशू, कोर्ट ने क्या किए, 4 इशू कोर्ट ने सेटल किए हैं। केस की सुनवाई स्टार्ट हुई, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस आए, प्रोसिक्यूशन सॉरी डिफेंड प्लेंटिव एविडेंस आए, डिफेंडेंट एविडेंस आए, वादी के साक्ष्य हो गए, प्रतिवादी के साक्ष्य हो गए। और कोर्ट ने क्या किया, वादी के जिससे प्रतिवादी के साक्ष्य हुए, न्यायालय ने यहां पे क्या कर दिया, इशू नंबर 1 क्या कर दिया, विवादक नंबर 1, विवादक नंबर 1 न्यायालय ने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया भाई साहब। फिर केस की हियरिंग चालू हुई, फिर यहाँ पे और एविडेंसेस दिए। एविडेंसेस रुकते थोड़ी ना सर, एविडेंसेस देते रहते। फिर इस हियरिंग में वापस से प्रतिवादी के साक्ष्य आ गए। फिर कोर्ट ने यहाँ पे फिर से इशू नंबर 2, 3 को डिसाइड कर दिया। और जैसे यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे आए, फिर से उसने क्या किया, अरे मान लीजिए ये इशू नंबर 1 डिसाइड हुआ है किसके फेवर में, वादी के फेवर में, मतलब किसके फेवर में डिसाइड हुआ है, प्लेंटिफ के फेवर में ये डिसाइड हुआ था। जैसे 2 और 3 डिसाइड हुए, यहाँ पे सर वादी ने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या किया सर, यहाँ पे हमारे प्रतिवादी साहब ने, हमारा जो डिफेंडेंट था ना यहाँ पे, इसने फिर से ये इशू नंबर 1 को उठा दिया न्यायालय के सामने। अब सवाल ये है
कि इंट्रीम ऑर्डर में दिया था। ये कौन सा ऑर्डर आया था यहाँ पे? इशू नंबर 1 डिसाइड किया, ये किसके अंदर किया है? एक अंतरिम आदेश दिया न्यायालय ने। देखिए सूट जब चल रहा है तो एक इसको एक ऑर्डर देके इसका एक आदेश दे दिया न्यायालय ने, इस इश्यू के ऊपर एक ऑर्डर पास कर दिया और उसको कर दिया सेटल। मान लीजिए अब जो आदेश आया था, ये इशू नंबर 1 के डिसाइड के लिए आदेश दिया था, इसको प्रतिवादी ने फिर से चैलेंज कर दिया। फिर से उसने क्या किया, जो विवादक नंबर 1 था, इशू नंबर 1 था, फिर से उठा दिया प्रतिवादी ने। अब समझिएगा सवाल ये है, क्या ये उठा सकता है कैसे? क्या इस पर रेस जुडिकेटा लगेगा? क्या इस पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा? क्या प्रतिवादी को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा? क्या यहाँ पर रेस जुडिकेटा लागू होगा या नहीं होगा? सवाल यह है, बताइए कौन कहता है होगा और कौन कहता है नहीं होगा? कौन कह रहा है नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? तो लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लागू होगा। रेस जुडिकेटा लागू होगा यहाँ पे, आप ये कह रहे हैं। पर रेस जुडिकेटा लागू होने के लिए एक केस लिखवाया था मैंने आपको, नरहरि वर्सेस शंकर, कल वाली क्लास की बात है। पॉइंट नंबर 3, अपील में हम रेस जुडिकेटा पढ़ रहे थे, नरहरि वर्सेस शंकर। वहां क्या पॉइंट कोर्ट ने बोला था कि रेस जुडिकेटा लागू होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 सूट होने चाहिए। क्या यहाँ पे 2 सूट है क्या? 2 सूट है क्या यहाँ पे? सूट तो एक ही है यहाँ पे, तो रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। लेकिन क्या लगेगा यहाँ पे? जो चीज यहां लगेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इशू स्टॉपल। क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पे? इशू स्टॉपल। विवादों के ऊपर लगने वाला विबंध, क्या बोलते हैं इसको? विवादों के ऊपर लागू होने वाला विबंध। क्योंकि देखिए रेस जुडिकेटा तो इसलिए नहीं लग रहेगा, रेस जुडिकेटा नहीं लागू होगा क्योंकि 2 सूट चाहिए होते हैं ना अपन को। अब जब तक 2 सूट नहीं आएंगे तो रेस जुडिकेटा कैसे लगेगा? तो यहाँ पे जो चीज लगती है वो है इशू स्टॉपल। अगर ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, दूसरी पार्टी को रोका जाएगा। समझ में आई? दिस इज इशू स्टॉपल। अभी कल वाली जो क्लास थी अपनी, एपीओ वाली जो क्लास थी, उसमें कल स्टॉपल ही पढ़ाया था मैंने, तो उसमें ये टॉपिक था। बात समझ में आई? ऑलरेडी जो इशू डिसाइडेड हो चुका है उसको आप फिर से रेज नहीं कर सकते। डायग्राम बना लीजिए। चैलेंज तो नहीं कर सकते ना, एक इशू जो डिसाइड हो चुका है उसको कैसे चैलेंज करोगे आप भाई? रेज फिर तो कभी केस खत्म ही नहीं हो पाएगा बेटा। फिर तो ये तो अंतहीन प्रक्रिया है केस की। तो फिर अभी कोई केस खत्म हो सकता है फिर इसे? ये पार्टी ने, मान लीजिए उसको अलाउ कर दिया आपने, तो जो सुन लिया उसको फिर से ले आए तुम, फिर कल से वो 2 और 3 जो डिसाइड किया इसको भी उठा लेगा आगे वाली प्रोसीडिंग में। जिसके भी विरुद्ध वो डिसाइड किए गए होंगे उसको वापस उठा लेगा वो। ये तो अंतहीन प्रक्रिया हो गई। फिर लो का मतलब क्या है भाई? रेस जुडिकेट आप लागू नहीं कर रहे। रेस जुडिकेट लगता तो फिर वो वैसे ही बाहर हो जाता, नहीं उठा सकता था भाई। यहाँ पे पूर्ण सिद्धांत तो लागू नहीं हो रहा क्योंकि 2 सूट चाहिए आपको। 2 सूट तो है नहीं। नरहरि वर्सेस शंकर वाला जो पॉइंट था, समझ में आ रहा है मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको? दीज आर द कोर एंड फंडामेंटल्स ऑफ सीपीसी। दीज आर द कोर एंड फंडामेंटल्स ऑफ सीपीसी। यू वुड लव सीपीसी जब आपको सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट हो जाएगा सीपीसी जब आप उसको पूरा पढ़ लेंगे। वैसे जब जैसे ना आप मुझसे सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे एक-एक करके, तब तक आपने क्या क्या पढ़ा है मुझसे अभ्युत्थान लॉ अकेडमी में? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, पढ़ा दिया तुमने कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या क्या पढ़ा है आपने मुझसे? और सीपीसी चल रहा है बस, है ना? कोई बात नहीं। बड़े बड़े सब्जेक्ट्स ने कोर्स को रोक रखा है, वरना कोर्स तो कब का खत्म हो जाए। ये क्या हो जाए, कब का कोर्स खत्म हो जाए? तो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है जो रोक लेते हैं सब्जेक्ट को खत्म होने से।
सीपीसी में कोई चेंजेस नहीं ला सकता, जैसे इन्होंने कर दिया ना न्याय संहिता ये संहिता, सीपीसी में चेंजेस नहीं लेके आ सकते आप। पहले वकीलों को कम समझ में आता है, उसके ऊपर से तुम चेंजेस और ले आओगे। हाँ पर ले भी आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई पहले 7-11 पढ़ते थे, फिर हम 6-19 पढ़ लेंगे, क्या पता 6-19 हो नया प्रोविजन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ाना है पढ़ाओ, जो लाना है लाओ। तुमको 45 एक्ट लाने 45 एक्ट लाओ, मैं तो 45 एक्ट भी पढ़ा देंगे बच्चों को। कह रहा हूँ तुम लोग अच्छे वकील बन सकते हो सीपीसी के, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है। तो दिमाग होना भी तो, देखिए दिमाग तो तभी आएगा ना जब हमने पढ़ा उस स्तर पे जाके। आपने अगर उस स्तर पे जाके नहीं पढ़ा किसी एक्ट को, वो सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है? क्लियर हुई ये बात? इसमें लिखिए, इफ इन द सेम सूट, if in the same suit, if in the same suit an issue has been raised, an issue has been raised, if in the same suit an issue has been raised, if in the same suit an issue has been raised, यदि किसी समान वाद में, यदि किसी समान वाद में, यदि किसी समान वाद में उस विवादक को, उस विवादक को, उस विवादक को पुनः प्रश्नगत किया गया, उस विवादक को पुनः प्रश्नगत किया गया, जो कि जो कि जो कि न्यायालय द्वारा, जो कि न्यायालय द्वारा सुना व अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका था, सुना और अंतिम रूप से, सुना और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका था। If in the same suit an issue has been raised and it was final, and it was heard and finally decided, and it was heard and finally decided, then the same issue cannot be raised by the party, then the same issue cannot be raised by the party at the subsequent stage of suit. Then the same issue cannot be raised by the party on the subsequent stage of the suit. Subsequent stage of the suit. हिंदी में कहां तक लिखा था हमने? निश्चित किया जा चुका है। तो उसी विवादक को, तो उसी विवादक को पुनः उसी वाद में, तो उसी विवादक को पुनः उसी वाद में किसी पश्चातवर्ती स्तर पर, किसी पश्चातवर्ती स्तर पर, किसी पश्चातवर्ती स्तर पर, किसी पश्चातवर्ती स्तर पर पुनः न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सकता, पुनः न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता। आगे लिखिए, हियर, पैराग्राफ में लिखिए, हियर इट इज बार्ड ड्यू टू, इट इज बार्ड ड्यू टू, नॉट बिकॉज ऑफ रेस जुडिकेटा, नॉट बिकॉज ऑफ रेस जुडिकेटा। पैराग्राफ में लिखिए, इस पर रोक है, इस पर रोक है न कि पूर्व न्याय के द्वारा, न कि पूर्व न्याय के सिद्धांत के द्वारा, इस पर रोक है न कि पूर्व न्याय के सिद्धांत के द्वारा, इस पर रोक है न कि पूर्व न्याय के सिद्धांत के द्वारा। It is barred not due to the principle of res judicata because of issue estoppel, because of issue estoppel, because of issue estoppel। रोक, परंतु रोक पूर्व सिद्धांत द्वारा, परंतु यहां पर रोक है, परंतु यहां पर रोक है विवादकों पर लागू होते विबंध की वजह से, विवादकों पर लागू होते विबंध की वजह से, विवादकों पर लागू होते विबंध की वजह से, विवादकों पर लागू होते विबंध की वजह से। विवादकों पर लागू होते विबंध की वजह से। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके,
पहले समझाऊं पहले लिखाऊं? पहले लिखवा दूं, समझ पाओगे तुम लोग? पहले समझा देता हूँ। तो लिखवाने से क्या होता है ना, फिर तुम तो समझ नहीं पाओगे फिर। सर दो तरह के इश्यूज होते हैं, दो तरह के इश्यूज होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक इशू, स्थिर विवादक। क्या होते हैं? स्थिर विवादक। और एक होते हैं परिवर्तनशील विवादक, डायनामिक विवादक। इशू क्या तरह के होते हैं सर? एक होते हैं स्टैटिक इशू और दूसरे होते हैं डायनामिक इशू। मतलब एक होते हैं स्थिर विवादक और एक क्या होते हैं? परिवर्तनशील परिवर्तनशील तो सर आप कह रहे हो कि विवादक भी क्या होते हैं सर? दो तरीके होते हैं। इशू कितने तरीके होते हैं सर? ये क्या बला है? ये क्या है ये सर? ये क्या बला है? स्टैटिक और डायनामिक इशू मतलब स्थिर और परिवर्तनशील विवादक, ये क्या होता है सर? एग्जाम्पल देते हैं इसका। तुमको एग्जाम्पल देके समझ में आता है फिर ऐसे सीधा मैं चला जाऊं तो फिर? जामपल से समझ में आता है तुम्हें? जामपल क्या कहते हैं हिंदी में? हम लोग जामपल किसको कहते हैं? अमरूद को? अरे अमरूद को कहते हैं ना, अमरूद को जामफल। तुम्हें एग्जाम्पल देके समझ में आता है? समझिए स्टैटिक इश्यू क्या होते हैं, समझना। इधर फोकस करना, 2 मिनट का काम है, लिखवाने का काम है। एक घर है, इस घर में रह रहा है बी और ए बोलता है ये घर में रहा है। केस फाइल हुआ है ए वर्सेस बी के ऊपर। क्या क्या मांगा है कोर्ट से? एक तो मांगा है सर रिकवरी और प्लस डिक्लेरेशन। मतलब एक तो मांगा है प्रत्युदरण कि भाई प्रॉपर्टी किसको दी जाए, वापस से मुझे दी जाए, और एक घोषणा की जाए कि भाई मालिक हूं कौन? मैं। केस का ट्रायल स्टार्ट हुआ, केस का ट्रायल स्टार्ट हुआ और कोर्ट ने इशू नंबर 1 डिसाइड कर दिया था। इशू नंबर 1 क्या कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस घर में कौन रह रहा है? क्या बोला कोर्ट ने? इस घर में कौन रह रहा है लास्ट 10 साल से? कोर्ट ने इशू नंबर 1 में ये बताया कि इस घर में कौन रह रहा है। कोर्ट ने बोला इस घर में लास्ट 10 साल से बी रह रहा है। अब बाकी इशू क्या थे? बाकी इशू कोर्ट को डिसाइड करने थे कि मालिक कौन है, ये कौन है। लेकिन ये इशू कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। ये था सर, क्या था? इशू नंबर 1 था, विवादक नंबर 1 था जो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब बाद में बताया कि इसका मालिक कौन है? बी। लेकिन फिर से घुमा फिरा के उसने क्या उठा दिया? ए ने यहाँ पे ये इशू उठा दिया दोबारा। कोर्ट ने सबसे पहला जो इशू था, इशू नंबर 1 था, उसमें बताया कि इस घर में कौन रह रहा है? बी। कोर्ट ने दूसरी नंबर 2 में डिसाइड करते हुए बोला कि इस घर का मालिक कौन है? बी। फिर से ए क्या करता है सर? फिर से इशू नंबर 1 को रेज कर देता है और बोलता है नहीं नहीं सर, उस घर में मैं भी रहता हूं। क्या बोलता है? उस घर में मैं भी रहता हूं, उसके घर में। या फिर ऐसा बोलता है सर उस घर में मैं भी रहता था पहले, 10 साल पहले, आपने गलत इशू डिसाइड किया है। तो ये क्या होता है ना सर, स्टैटिक इशू है। मतलब एक बार डिसाइड हो गया तो फिर 10 साल पहले जाके चेंज करके आओगे क्या आप? अब ये बोलता है सर 10 साल पहले मैं भी रहता था इस घर में। आपने बोला कि हाँ 10 साल से हो रहा है, मानता हूं मैं भी, लेकिन 10 साल पहले कौन रहता था? मैं भी उसी घर में रहता था सर। और फिर से वापस उस इशू को ले आया उठा के। तो ये क्या होता है ना सर, स्टैटिक इशू। एक बार डिसाइड करते उसमें बदलाव नहीं आता, वक्त के साथ परिस्थिति के साथ क्या नहीं आएगा इसमें। इनको क्या कहते हैं? स्थिर विवादक। बदलाव आएगा क्या वक्त के साथ में इनमें? जो इशू डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, स्टैटिक इशू है। लेकिन कुछ इशू ऐसे होते हैं जिन पर रेस जुडिकेटर न लगता है ना इशू स्टॉपर लगता है, जिसमें ना पूर्व न्याय लगता है, नहीं नहीं विबंध लगता है। कुछ विवादक ऐसे होते हैं उन पे न उन पे विबंध लगता है और न ही पूर्व न्याय का सिद्धांत लगता है। ये होते हैं डायनामिक इशू। इसका एग्जांपल दूं? जो एक बार डिसाइड कर दे तो वापस से पार्टी उठा सकती है। एग्जांपल दूं इसका? समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही तीव्र बुद्धि चाहिए इसको समझने के लिए। तुम्हारे पास है तीव्र बुद्धि? तीव्र बुद्धि है ना?
है या नहीं है? बन जाएगी, वो तो हो जाएगी। अरे मेरे पास पढ़ोगे तो तीव्र बुद्धि नहीं होगी क्या? फिर क्या मतलब है लो पढ़ने का मेरे पास, अगर मैं तुम्हारी बुद्धि को तीव्र ना कर सकूं तो? समझना, ये एक रास्ता था। यहाँ पे घर है किसका? और यहाँ पे घर है किसका? बी का घर है। यहाँ पे ए का घर है, और ये रोज एक दूसरे के बार क्या फेंकते हैं सर? ये कचरा फेंकते हैं। ये भी फेंकता है और ये भी फेंकता है। इन्हें सूट फाइल किया। सूट किसका था? सूट फॉर न्यूसेंस। न्यूसेंस के लिए सूट फाइल हो गया सर। यहां पे कोर्ट ने एक पहला इशू बनाया। पहला इशू क्या बनाया? पहला इशू बनाया, इन एविडेंस दिए थे, फोटोज वीडियोग्राफ वगैरह सब। तो कोर्ट ने पहले इशू में इसको रोक दिया कि बी विल नॉट थ्रो गार्बेज। भाई अब कचरा नहीं फेंका जाएगा। उसको पहले इशू में क्या कर दिया कोर्ट ने? उसको रोक दिया कि अब तू भाई कचरा मत फेंकना आगे से। कोर्ट ने फिर बाकी इशू डिसाइड किए कि अब जो कचरा कचरा फेंकने से रोक दिया, अब कोर्ट डिसाइड करेगा जो कचरा फेंका हुआ है उसको कौन उठाएगा। तो कोर्ट बाकी इशू डिसाइड करता, उसके पहले ही क्या हो गया, फिर से एन ए वाला इशू रेज कर दिया कोर्ट के सामने कि सर उसको रोको कचरा फेंकने से। तो कोर्ट बोलता है अरे भाई अभी तो रोका था। तो ये जो इश्यूज होते हैं इसमें लगातार परिवर्तनशील विवादक होते हैं, ये डायनामिक है, ये चीज लगातार चेंज होते रहते हैं ना। भैया तुमको रोका था एक इशू में डिसाइड करके मत फेंकना, तो फिर से क्यों फेंक रहा है? तो उठा सकता है ना वो। समझ में आई कहानी? समझ में आ गई कहानी? तो इशू भी दो तरह के होते हैं। एक वो इशू जो डिसाइड हो गए तो फिर बाद में बदलाव नहीं आएगा उनके अंदर, लेकिन एक इशू वो जो डिसाइड भी हो गए तो लेकिन फिर भी बाद वापस से वो चीज पलट के आ सकती है। तो न तो उस मामलों में न तो रेस जुडिकेट लगता है, नहीं स्टॉपर लगता है, न तो पूर्व लगता है, न नहीं, और नहीं क्या लगता है, विबंध लगता है। पार्टी उठा सकती है। समझ में आई कहानी? अरे कहानी समझ में आई नहीं है? समझ में आई? टेम्परेरी इंजन हो गया है ना, अस्थायी व्यादेश भी इसमें आएगा। इसमें क्या क्या आएंगे? मेंटेनेंस दे रहा है। अब मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ने, मान लीजिए मेंटेनेंस वाले मामले में भी देख लो आप, कोर्ट ने यहाँ पे बोला मेंटेनेंस दिया जाएगा और बाद में उसने नहीं दिया, तो वापस उठाओगे ना सर उसको, मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। इंटरिम मेंटेनेंस वाले भरण पोषण के मामले भी तो आएंगे इसमें। एक लिस्ट लिखा दूंगा जहां जहां पे बार बार आप इश्यूज को उठा सकते हो। कल को वकालत करो तो उठाते रहना बार बार इश्यू, केस को लटका के रखना सालों साल। अलाउ है, रोक नहीं है इन पे, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। तुम्हें लूप होल्स बता रहा हूँ सीपीसी के, जहां तुम दूसरी पार्टी के नाक में दम कर दो। उसको बोल दो ये घर में तू ही रहेगा, 10 साल तक तू मेरी जिम्मेदारी, केस नहीं सोलो नहीं दूंगा। एक एक ऐसा इशू फंसाऊंगा, रिसीवर का इशू फंसा दिया तुमने कि सर रिसीवर अपॉइंट किया जाए। कोर्ट ने बोला ठीक है कर दिया रिसीवर अपॉइंट, उस रिसीवर को भगा दो। सर रिसीवर अपॉइंट किया जाए, इसी की एप्लीकेशन 2-2 साल तक लग रही है, क्लाइंट परेशान, तुम हर तारीख के पैसे ले रहे हो। ऐसे 8-10 पॉइंट लिखवा दूंगा मैं, लेकिन तुम जज बनोगे तो ये 8-10 पॉइंट का भी ध्यान रखना कि बार बार कोई 8-10 पॉइंट में ला रहा है तो समझ लेना कि वो या तो प्रतीक सर से पढ़ा है या फिर उसको भी पता है कि यहाँ पे बार बार केस अटकता है। समझ में आई? ये जज बनोगे उस टाइम यूज करना बेटा, ठीक है ना? गलत शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। तुम शक्तियों का अगर तुमने गलत प्रयोग किया, शक्तियों का अगर तुमने गलत प्रयोग किया तो फिर ठीक नहीं होगा काम। शक्ति का साम पास होना जरूरी है। अब तुम शक्ति का कैसे इस्तेमाल करते हो तुम्हारे हाथ में है। इस पे कल लिखवाएंगे, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही काफी है। जैसे तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल गए ना इस पॉइंट को सुन के। लटकाए रखो केस सालों साल केस को। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे 8-10 लिस्ट लिखा दूंगा पूरी, तो तुम केस को लंबे समय तक लटकाए रखो। तुमको कोर्ट ने रोक रहा है, फिर से तुमने कचरा फेंकना स्टार्ट कर दिया।
डायग्राम बना लीजिएगा प्लीज, डायग्राम नहीं बनाएंगे ना तो पल्ले नहीं पड़ेगी आपकी चीजें। प्लीज मेक ए प्रॉपर डायग्राम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है।